अगर आपको पता चले कि आप पवार सीनियर, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पॉलिटिकली काफ़ी अवेयर रहते हैं, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल सर्कल्स में, उनका एक कान ज़मीन पे भी रहता है कि माहौल क्या चल रहा है, हवा किस तरफ बह रही है। क्या वो इस बात को एंटिसिपेट कर पाए थे कि उनके भतीजे इस तरह का स्प्लिट कर सकते हैं? क्या उनको इस बात का कोई अंदेशा था कि ये होगा? अगर था तो उनकी तैयारी क्या थी? ईडी का भी प्रेशर बन गया था, केवल पोल सर्वे नहीं, जनवरी से ईडी का प्रेशर बन गया था। अजीत पवार के खिलाफ ईडी के केसेस, उनके वाइफ के पर भी कार्रवाई होनी थी, बेटे पर, क्लोज एसोसिएट्स पर। इसके साथ साथ सुनील तटकरे जो एमपी है, उनके खिलाफ भी ईडी के केसेस, उसी इरिगेशन स्कैम में जिसमें अजीत पवार का नाम लिया गया। प्रफुल्ल पटेल के प्रॉपर्टीज कुछ अटैच हुए थे, और छगन भुजबल पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे। तो ये जब नेता जाते हैं शरद पवार के पास और कहते हैं सर हम तो सोचते हैं कि ऐसे माहौल में जहां हमें लगता है 2024 में मोदी जी फिर आ रहे हैं, हमारी भलाई होगी कि हम बीजेपी के साथ जुट जाए। बीजेपी भी तैयार थी, लेकिन शरद पवार इस बार कहते नहीं, अगर मुझे पार्टी शुरुआत से भी बनानी है तो मैं बनाऊंगा, जिनको जाना है वो जाए। तो शरद पवार उसके 2 हफ्ते बाद, इस मीटिंग के 2 हफ्ते बाद रेजिग्नेशन ड्रामा होता है जी। अब उसे ड्रामा मैं कह रहा हूं क्योंकि शरद पवार कहते हैं ड्रामेटिकली कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं एनसीपी अध्यक्ष पद से। उस माहौल में ये जो नेता है उनको एक तरह से कॉर्नर किया जाता है, क्योंकि उस माहौल में फिर बहुत उनको कठिनाई होती है कि उस समय कहना नहीं हम पार्टी छोड़ रहे हैं। तो एक भावुक एक वातावरण शरद पवार करते थे, इमोशनल डिसीजन की तरह, एक तरह से इनको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और कहते हैं अगर आप इस तरह जा रहे हैं मैं भी जा रहा हूं। तो फिर वो उनके पास आते हैं, कहते हैं, और मामला कुछ हफ्तों के लिए सुलझ जाता है, लेकिन डील हो गई है। मैं इसलिए क्रोनोलॉजी बता रहा हूं कि ये हुआ है जुलाई में, लेकिन इसकी तैयारी पूरी कई महीनों से हुई है। इसके डायरेक्टर अगर आप कहें वो अमित शाह थे, इसके एग्जीक्यूटर अगर आप कहें फडणवीस कुछ हद तक थे, जो लोकल लेवल पर डिस्कशन कर रहे थे। इसके जो मिडिल मैन है वो प्रफुल्ल पटेल थे, जो दिल्ली में, जिनके बड़े अच्छे संबंध एक तरह से यहां बीजेपी में भी है और मुंबई में भी अच्छे संबंध है, बिजनेस संबंध है। इन सब लोगों ने तय किया। अब शरद पवार करते क्या? शरद पवार के सामने दुविधा थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सुप्रिया सुले को एक वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया और प्रफुल्ल पटेल को बना दिया, और उनको लगा कि प्रफुल्ल पटेल कम से कम अब वर्किंग प्रेसिडेंट बन गए हैं, प्रफुल्ल पटेल मेरे साथ हमेशा रहे, इस बार भी वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जब पटना में महागठबंधन की मीटिंग होती है, एक प्राइवेट प्लेन में 3 लोग जाते हैं, सुप्रिया सुले उसमें है, प्रफुल्ल पटेल है और शरद पवार है। तो शरद पवार को लगा कम से कम मैंने प्रफुल्ल पटेल को अजीत पवार से दूर कर दिया है। छगन भुजबल भी लगातार पवार के साथ संपर्क में थे आखिर तक, तो पवार साहब को लगा कि कम से कम मैंने, हो सकता है, अजीत पवार को थोड़ा आइसोलेट किया है। वो जानते थे कि देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है निखिल, पवार साहब अजीत पवार को बहुत पसंद करते हैं। वैसे उनकी एक परिवार है, पवार परिवार। पर एक ब्यूरोक्रेट ने मुझे कहा, जब पहली बार अजीत पवार को मंत्री बनाया गया महाराष्ट्र में, मंत्रालय में पवार खुद गए और उन्होंने कई ब्यूरोक्रेट्स को कहा देखिए ये जो हमारा बच्चा है इसको आप पूरी तरह से इसका ख्याल रखिए, इसको दिखाइए किस तरह फाइल चलते हैं। और अजीत पवार को भी मानना पड़ेगा, उन्होंने 10-15 साल में अपनी भी क्षमता दिखाई। वो बड़े उस तरह के नेता है, लोगों को वो ग्रास रूट कनेक्ट, खास करके पश्चिम महाराष्ट्र में उनकी एक पकड़ है, तो उन्होंने अपनी एक पकड़ बना ली थी। उस समय शरद पवार दिल्ली में थे 2004 और 14 के बीच में, उस समय सुप्रिया सुले भी दिल्ली में थी। तो सुप्रिया सुले की राजनीति दिल्ली तक सीमित थी, वहां अजीत पवार जमीन पर एक तरह से अपनी एक पकड़ बना रहे थे। और 2022-23 होते होते शरद पवार को धीरे धीरे यह पता चलने लगा कि देखिए अजीत पवार ने अपनी एक तरह से एक फौज बना ली है, अब उस फौज को रोके कैसे। बिगेस्ट प्रॉब्लम यह हुई निखिल कि कोई लाइन ऑफ सक्सेशन नहीं था एनसीबी में कि शरद पवार के बाद कौन। शरद पवार चाहते हैं कि उनकी बेटी का एक रोल हो, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि अजीत पवार का रोल हो। देखिए इसमें उस तरह की कड़वाहट नहीं बनी थी जैसे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में बनी थी। ऐसा नहीं है कि सुप्रिया सुले और अजीत पवार के बीच में दिन पे दिन कोई टकराव है, वो अभी भी कहते हैं अजीत दादा। तो एक तरह से, और जब 2019 में भी अजीत दादा छोड़कर फिर से वापस आते हैं, तो मैंने सुना है उनके फैमिली में एक डिनर हुआ, एक दूसरे से गले मिले, उनकी एक फैमिली कल्चर है।
पिछले 4-5 सालों में उस फैमिली कल्चर में कुछ डिवाइड्स आई हैं। अजीत पवार चाहते थे कि उनके बेटे पार्थ पवार को एमपी बनाया जाए, और वो इलेक्शन में जीत नहीं पाए, तो वो अगर नाराज सुप्रिया भी सुले बनती है उन्हें बनाया जाए। वो इलेक्शन में हारते हैं। ये केवल दूसरी बार है कोई पवार परिवार का व्यक्ति हार गया है। एक बार मुझे लगता है पवार साहब के भाई कई सालों पहले हारे थे, लेकिन ये दूसरा, और पवार इसके खिलाफ थे। पवार कह रहे थे नहीं, वो अभी तक तैयार नहीं है पार्थ लड़ने के लिए, वो कैसे बन सकता है। लेकिन नहीं, अजीत पवार ने जिद की और आखिर में उनको वो टिकट मिली और वो चुनाव हारे। धीरे धीरे अजीत पवार को लगा एक तरफ ईडी का शिकंजा जो मेरी तरफ आ रहा है, दूसरी तरफ मुझे कभी शायद जब तक मैं एनसीपी में रहूं, मेरा जो एंबिशन है मुख्यमंत्री बनने का, वो शायद शरद पवार नहीं बनने देंगे, ऐसी उनकी शंका थी। धीरे धीरे डिवाइड बढ़ने लगा और 2022-23 होते होते अजीत पवार और बीजेपी के बीच जो संबंध है वो और नजदीक होते हैं। फडणवीस के साथ, वही फडणवीस जिन्होंने एक जमाने में कहा था अजीत पवार की चक्की पीसिंग करवाएंगे, उनके साथ उनके संबंध बढ़ते हैं। धीरे धीरे प्रफुल्ल पटेल के जरिए अमित शाह से वो मिलते हैं और शरद पवार, मुझे लगता है एंड में उनको लगा यार मैं अगर ये पार्टी इनको रोक नहीं सकता तो कम से कम मैं अपनी पार्टी एक बार फिर बनाऊंगा।